हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक को। कल जो डिस्कशन था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर था और उसमें मॉर्निंग में सीधा सर्किट लगा, बीच में फिर ड्यूरिंग द डे उसका सर्किट ओपन भी हुआ, तो उसमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल गई जिसने भी बाय करना था, और वापस से फिर से वो सर्किट लगकर बंद हो गया। तो यहाँ पर एक उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे पंजाब नेशनल बैंक में नजर आती है। इसमें हम दोनों तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो हमारा बिजनेस एनालिसिस होता है और फाइनेंशियल एनालिसिस होता है और टेक्निकल एनालिसिस होता है, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर लेना। और ये एक एजुकेशनल वीडियो है, यहाँ पर मेरी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा पर्पस यहाँ पर आपको ये सिखाना है कि किस तरीके से हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसका फायदा उठा सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली ठीक 5 बजे शाम को हमारी एक वीडियो आती है जिससे हम अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्किल्स को पॉलिश कर सकें। तो जहां तक बिजनेस की बात है तो पंजाब नेशनल बैंक एक्चुअल में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट सरकारी बैंक है। और जो इसकी बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यूज एक्चुअल में काफी बड़ी है, और जो इनकी बोरोइंग है वो 7 लाख मीन 7,72,000 करोड़ की है, जो कि साइज में बहुत 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 बड़ी है। अगर हम इसको प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेयर करने लगे, वैसे तो देखो सीधा सीधा कंपेयर करना प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ सही नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस साइज के बैंक की हम बात कर रहे हैं और ये किस साइज का बैंक है। तो अगर आप देखोगे तो बोरोइंग अगर हम यहाँ पर बात करें एचडीएफसी बैंक की तो 13,33,000 करोड़ की है। और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक की जो बोरोइंग है, जो बुक्स में लैंडिंग है, वो 10 लाख करोड़ की है। और यहाँ पर 10 लाख करोड़ की कंपनी की जो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4,20,000 करोड़ है। और यहाँ पर 7.72 यानी कि 7,72,000 करोड़ की जो बोरोइंग है, ये जो बुक्स में इनके पास डिपॉजिट्स हैं पब्लिक के, जिससे इनकी सीधी सीधी लैंडिंग कैपेसिटी डिफाइन होती है। मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी। तो यहाँ से ये इसकी है सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है सिर्फ 43,000 करोड़ है। तो 43,000 करोड़ के कंपैरिजन में अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 4,20,000 करोड़ है, और जबकि बुक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 लाख करोड़ ज्यादा है 7.72 लाख करोड़ के कंपैरिजन में। और अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,37,000 करोड़ के आसपास है। और इसकी जो बुक सॉरी लैंडिंग है, जो इसकी बोरोइंग है यानी कि लैंडिंग कैपेसिटी है वो 13,00,000 करोड़ की है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक से डबल के आसपास है, डबल से थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में अगर हम दो तीन चीजें देखें तो ये वापस इतना नीचे क्यों आया था और क्यों सरकारी बैंकों की हालत ऐसी हो गई थी। हम सबको पता है कि नीरव मोदी का इसमें एक स्कैम था, फ्रॉड था, जिसकी वजह से इसको एक काफी बड़ी अमाउंट को सीधा सीधा एनपीए में कन्वर्ट करना पड़ा था। उसकी वजह से वो वन टाइम बहुत बड़ा हिट था, और वही एक रीजन है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये दो बड़ी बड़ी फिगर्स थी बैक टू बैक यहाँ पर स्कैम थे, उसकी वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2,27,000 करोड़ से इंक्रीज होते हुए जो इनकी बोरोइंग है वो 7,72,000 करोड़ हो गई है, यानी कि यहाँ पर 3.5 टाइम्स के आसपास हमारी ये इनकी बोरोइंग जो इनके पास डिपॉजिट्स हैं वो हो चुके हैं। तो यहां पर लगातार इस सेंस में यहां पर लगातार ग्रोथ है 10 साल में। और अगर हम 10 साल की बात करें, 10 साल पहले जो इनके गेन थे वो 3,03,000 करोड़ के आसपास थे। अगर यहां पर 3.5 गुना अगले 10 साल में हो जाता है और फिर उसी के हिसाब से यहां से सीधी सीधी ग्रोथ आ जाती है। आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमारी बोरोइंग की जो ये जो अपनी डिपॉजिट्स है 2,27,000 करोड़ है, तो यहां पर हमारा नेट प्रॉफिट 3,000 करोड़ था, यानी कि 1.5% के आसपास था। अभी इस 7,72,000 के कंपैरिजन में अगर 1.5% का अगर नेट प्रॉफिट हम लेकर चलते हैं तो ये हमारा आ जाता है लगभग 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ यहां से सीधा सीधा हमारे नेट प्रॉफिट बैठता है आज की डेट में। और अगर 10 साल की बात करें तो 10 साल के हिसाब से जैसे यहां पर 3.5 गुना 3.5 टाइम्स हमारा
डिपॉजिट हुआ है, अगर सेम ही हमारा अगले 10 साल में 3.5 टाइम्स हो जाता है, तो हमारी फिगर जो 10,000 करोड़ की है वो 35,000 करोड़ के आसपास हो जाती है 10 ईयर्स में। अगर 35,000 करोड़ का हमारा नेट प्रॉफिट बैठता है उस सेंस में, तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो अभी 43,000 करोड़ है, यानी कि 35,000 करोड़ तो एक साल का प्रॉफिट बैठता है, जितना यहां पर पंजाब नेशनल बैंक का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब बात ये आती है कि विवेक भाई ये सिर्फ कहने की बातें हैं। देखो, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती हैं, एक्चुअल में सारी चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं और ऐसे ही चीजें ग्रो भी करती हैं। अगर आप एसबीआई की भी बात करो तो एसबीआई में भी चीजें ऐसे ही ग्रो हुई हैं, और अब से अगर 15-20 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर इनकी भी वैल्यू कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। अगर हम एसबीआई की भी बात करें, एसबीआई के अगर चार्ट को खोलें, तो अगर 20 साल पहले की बात करें तो इसका प्राइस कहाँ होता था, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 1999 की बात है और इसका जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 13 रुपीज था। अभी 387 है, यानी कि 30 टाइम्स पहुंच चुका है। और 30 टाइम्स में भी एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि पिछले 10 सालों में एज सच कोई ग्रोथ नहीं हुई है। तो ये जो ग्रोथ नहीं हुई है, आगे चल के इस तरह से, जैसे पहले यहां पर कंसोलिडेशन था, उसके बाद में बड़ी सी रैली आई थी, सेम यहां से निकलकर इसी तरह की रैली आगे आ सकती है। और सेम ही चीज पीएनबी में भी हो सकती है कि पीएनबी में भी जो सबसे पहले प्राइसेस थे वो 6-7 रुपीज का यहां पर प्राइस था। 2003 की हम बात कर रहे हैं यहां पर। 2002 में 7-6-8 रुपीज का प्राइस था। उसके बाद में ये सीधी रैली हमारी गई थी 98 तक, यानी कि 13-14 टाइम्स हुआ था। और उसके बाद में ये 276 तक यहां से प्राइस गया था, यानी कि 7 रुपीज से 276 40 टाइम्स होता है। ये बहुत बड़ी फिगर्स हैं। सेम तरीके से यहां से वापस से रिबाउंड कर चीजें बहुत ऊपर जा सकती हैं। अगर मैं टेक्निकल यहां पर एक ओवरऑल लेवल्स की बात करूं कि इस तरह से चीजें बढ़ती हैं क्या, तो जब यहां पर चीजें इतनी नीचे गिरी हुई थी 7 रुपीज पर, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 144 हो जाएगी, 20 टाइम्स हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स में। यानी कि 2002 से लेकर 2007 तक 7 रुपीज से चीजें बढ़ती हुई 144 होना, यानी कि 20 टाइम्स चीजों का होना। 20 टाइम्स अगर पहले हो सकती हैं तो अभी भी हो सकती हैं। पहले भी कुछ फैक्टर्स ने सपोर्ट किया होगा, अभी भी चीजें सपोर्ट कर रही हैं। तो यहां पर जो चीजें सपोर्ट कर रही हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जो रेवेन्यू पहले 13,000 करोड़ के आसपास आता था, अभी वो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू है। और यहां पर जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नीचे हो रही थी, अभी पिछले 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली यहां पर गेन आ रहा है और कंसिस्टेंटली गेन यहां पर इंक्रीज होकर आ रहा है। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं यहां पर अगर ओवरऑल देखा जाए। और जहां तक इसमें हमारे टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात है, तो यहां पर एक पैराबोलिक अप मूव जिसको कहते हैं वो यहां पर डेवलप हो रहा है। उससे पहले मैं आपको एक चीज यहां पर साफ साफ बता दूं कि अगर आप इस वॉल्यूम पर ध्यान दे सकते हो तो आपको यहां से बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। यहां पर 40 रुपीज की इस रेंज में यहां पर जितनी वॉल्यूम है, पिछले 18 ईयर से 19 ईयर से इस तरह की कोई भी वॉल्यूम देखी नहीं गई है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम है और यहां पर इसका सिर्फ एक ही मीनिंग निकलता है कि यहां पर रोककर चीजों को बहुत अच्छे से ये इस लेवल पर एक्यूमुलेट किया गया है। और एक्यूमुलेशन यहां पर इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ कोई बड़े लोग ही कर सकते हैं, छोटे लेवल पर रिटेलर्स के बस के इतना वॉल्यूम जनरेट करना नहीं होता है। और मैं यहां पर एक और चीज बताऊं, पिछले एक साल से ये शेयर सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन में है। कैसे, अगर आप देखोगे तो ये टाइम है अपना 17 मार्च का और आज अपना टाइम है 9 मार्च का। तो 17 मार्च से लेकर 9 मार्च तक सेम लेवल पर है। और एग्जैक्टली अगर थोड़ा सा इसको यहां पर ले आए जिस लेवल पर यहां पर था, तो ये 6 मार्च की डेट है। 6 मार्च को 9 मार्च को, एक्चुअल में पूरा 9 मार्च को, 9 मार्च टू 9 मार्च ये सेम रेंज में है। यहां पर आकर रुका, फिर नीचे एक्यूमुलेशन हुआ, फिर सेम लेवल पर आया, फिर सेम लेवल, थोड़ा सा नीचे आया, फिर सेम लेवल, फिर नीचे आया, फिर सेम लेवल, फिर नीचे आया और यहां पर फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना और निकलने की कोशिश कर रहा है। तो पहले तो यहां पर ये सेम रेंज में यहां पर डेवलप इस तरह से हो रहा था पैटर्न। अगर आप देखोगे कि ये एग्जैक्टली 180 डिग्री पर बिल्कुल सेम हो रहा था। उसके बाद में थोड़ा सा इसने कर्व लिया और यहां पर 3 पॉइंट्स कनेक्टिंग है यहां पर, जो लगातार पहले यहां पर, फिर ये और फिर ये इस तरह की चीजें बहुत लंबे टाइम तक एक्यूमुलेशन में नहीं रह सकती। और खासतौर से जब नीचे का बेस भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा हो, स्ट्रॉन्ग किस सेंस में, जिसको राउंडिंग कर्व कहते हैं, और राउंडिंग वे में ये यहां से ऊपर जाना शुरू कर रहा है। तो अगर आप इसको देखोगे इस तरह से, ये यहां से राउंडिंग लेकर चलना शुरू हो रहा है। इसको हम पैराबोलिक अपमूव कहते हैं। और पैराबोलिक अपमूव जब ऊपर की लाइन को तोड़कर निकलता है तो बहुत फास्ट जाता है। तो अगर मैं उस पैटर्न से बात करूं तो जो इसका मिनिमम शॉर्ट टर्म में टारगेट आता है, जो इसका मैक्सिमम इस
का डेप्थ है, और अगर सपोज ये यहां से इसका अपमूव देता है तो ये 61 के आसपास का इसका प्राइस निकल के आता है, जो मिनिमम है। दिस इज द मिनिमम टारगेट। और मिनिमम टारगेट में अगर हम परसेंटेज वाइज इसको कैलकुलेट करें करंट प्राइस से लेकर, तो ये हमारा जो प्राइस पोटेंशियल है दैट इज 49%, 50% यहां से प्राइस पोटेंशियल है। मैं कहता हूं अगर 6 महीने भी लगे इस प्राइस के आने में, तो 6 मंथ्स में यहां पर 50% का अपमूव का सीधा सीधा टारगेट है। और अगर थोड़ा से लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं आपको यहां पर यह दिखा देना चाहता हूं। देखो, जब एसबीआई अपने में लाइफ टाइम हाई बना रहा है ना, यहां पर इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जब एसबीआई लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, वहां पर पीएनबी भी लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करेगा। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, और लाइफ टाइम हाई इसका क्या आता है वो एक्चुअल में यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 278 276 के आसपास का लेवल है। और अगर करंट प्राइस से ऑल टाइम हाई के आसपास की फिगर देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऑल टाइम हाई पर कल चला जाएगा या परसों चला जाएगा, लेकिन यहां से सीधा सीधा 6 गुना होने का यहां से अपमूव है। 573% का यहां से अपसाइड पोटेंशियल है पीएनबी का। देखो, जो ये सरकारी बैंक भी है ना, ऐसा नहीं है कि अब ये कभी लाइफ टाइम हाई बनाएंगे नहीं। कोई भी चीज अगर नीचे जाती है तो वो चीजें वापस में ऊपर भी आती है, क्योंकि बैंकों को यहां पर डूबने नहीं दिया जा सकता परमानेंटली। आप 2-3 चीजों को समझने की जरूरत है। जहां पर पब्लिक का पैसा लगा होता है ना, वहां पर गवर्नमेंट को मींस अल्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है। यहां पर जो बैंक्स हैं इनमें पब्लिक का पैसा लगा होता है। ये फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको यहां पर बीएसएनएल की तरह से या एमटीएनएल की तरह से या फिर एयर इंडिया की तरह से डूबने नहीं दिया जा सकता। यहां पर पब्लिक का पैसा है, और जहां पर पब्लिक का पैसा होता है वहां पर वोट बैंक का भी थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की बात नहीं है, यहां पर पब्लिक के पैसे की बात है। कोई एक दो कस्टमर्स नहीं है इनके, दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। और चीजें यहां से इंप्रूव होनी नजर आ रही हैं। और खासतौर से जो ये वॉल्यूम है, इतनी बड़ी जो वॉल्यूम है, ये अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। मैंने एक बार आपको बताया था कुछ दिन पहले एक वीडियो में कि पीएनबी मुझे कान में आकर बता रहा है कि या तो मुझे इस प्राइस पर ले लो वरना मैं भाग जाऊंगा। तो वो ये सारे रीजंस हैं। रीजंस जानने में सुनने में बड़े सिंपल से होते हैं, लेकिन जो पैसा बनता है ना वो सिंपल चीजों से बनता है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, सिंपल का मतलब कभी भी आसान नहीं होता, दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे जो अब की बार सैटरडे की वीडियो आएगी, सैटरडे इवनिंग विद विवेक में, उसमें इस बात को हम डिस्कस करेंगे। और अभी अगर इस स्टॉक की बात करें तो मेरा यहां पर आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। मुझे यहां पर पैसे बनते नजर आ रहे हैं। जब मैं ये बात करता हूं कि पैसे टेबल पर पड़े हैं तो काफी लोग उस चीज को मजाक में लेते हैं, लेकिन वहां पर वो ये भूल जाते हैं हर कोई चीज एक लेवल के नीचे सस्ती होती है और एक लेवल के ऊपर महंगी होती है। एक लेवल के ऊपर इंफोसिस भी महंगा होता है, टीसीएस भी महंगा होता है और रिलायंस भी महंगा होता है, और एक लेवल के नीचे जो चीजें बहुत अच्छी नहीं है वो भी सस्ती होती हैं। तो दोनों चीजों में पैसे बनते हैं। यहां पर इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसको एक एग्जांपल के रूप में बता दूं, ऑल्टो गाड़ी भी पैसे कमाती है और मर्सिडीज भी पैसे कमाती है, लेकिन एक लेवल के बाद मर्सिडीज भी महंगी हो जाती है और एक लेवल के बाद ऑल्टो भी सस्ती हो जाती है। ध्यान रखना इस बात को। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मजे करो यार।